इत्यादि में क्या अंतर है, प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, इसके अतिरिक्त और शब्दों में अंतर हम बताएंगे। लेकिन आदि और इत्यादि ये ऐसा शब्द है कि बार बार बच्चे भी पूछते हैं या अदर लोग भी पूछते हैं कि सर इसको कहाँ इस्तेमाल करें, इस शब्द का प्रयोग कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित है। तो आइए आदि और इत्यादि के बारे में बताते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ से। आप ये शब्द है आदि, आपने देखा आदि का अर्थ अगर हम दें तो आदि का अर्थ होता है पहले, शुरू से। इसीलिए कहा गया है कि इस विश्व का आदि पुरुष कौन है, पहला व्यक्ति कौन है। तो इसका यह मतलब निकला कि आज का मतलब होता है पहले, जहां से प्रादुर्भाव हुआ है, जहां से उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब हम उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं वहां उसका क्या अर्थ होता है उसको आपको हम बताएंगे। इसी प्रकार इत्यादि शब्द जो बना हुआ है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस आदि। इति के दो अर्थ हैं, एक होता है समापन यानी समाप्ति, और एक अर्थ होता है जैसे कि इतिहास लिखा हुआ वहां इत का अर्थ ऐसा। तो हमने इत का दो अर्थ यहाँ पर देखा, जबकि संस्कृत में इत का अर्थ समापन होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया है कि शब्द की जो शक्ति है वो तीन तरह से होती है। एक अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति, और एक होती है व्यंजना शब्द शक्ति। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। अभिधा शब्द शक्ति जिसका सीधा सीधा अर्थ निकलता हो, लक्षणा इसके लक्षण से अर्थ निकाले जाते हो, और जब अभिधा और लक्षणा दोनों अर्थ निकालने में शब्द में नाकाम हो जाती है तो व्यंजना का काम शुरू होता है। तो व्यंजना का अर्थ लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि शब्दों का वजन भी देखा जाता है, कौन सा शब्द भारी है कहने में या अर्थ निकालने में, और कौन सा शब्द हल्का है। ये वजन जो बात आती है ये ज्यादातर अरबी फारसी के शब्दों में वजन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो हिंदी में कहीं कहीं शब्दों के वजन के अकॉर्डिंग शब्दों को समझा जाता है। एक दूसरी बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम खास यानी विशेष रूप में प्रयोग करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। इसको भी हमें देखना है। तो आइए आदि और इत्यादि को हम समझें कि प्रयोग इसका कहाँ करेंगे और कैसे, ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल उचित या अनुचित है। तो आदि शब्द का इस्तेमाल जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं तो आगे लिखते हैं आदि। तो आइए जब हम संख्या को ही लेते हैं तो संख्या का जो परिभाषा है वो यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संख्या कहते हैं। तो इसमें आपने देखा व्यक्ति का नाम आया, स्थान का नाम आया और भाव का नाम आया। इस प्रकार से जब हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहा जाए राम, लड़का, पुस्तक, नदी, इस प्रकार से इसमें जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और स्थानवाचक सभी का नाम आ रहा है। तो इसके आगे हम आदि लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जहां एक ही जाति के ना हो, अर्थात उनमें कभी व्यक्तिवाचक आए, कभी जातिवाचक आए, कभी भाववाचक आए, इस प्रकार के अगर एग्जाम्पल है तो उनके आगे हम आदि लगाएंगे। ये आप समझते होंगे। तो फिर इत्यादि कहाँ लगाएंगे? इत्यादि उस जगह लगाएंगे जैसे अगर हम देखें जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में जब हम उदाहरण देंगे जातिवाचक का तो लिखेंगे लड़का, बकरी, गाय। इस तरीके से जब हम जातिवाचक की श्रेणी बनाते हैं तो वहां पर इस्तेमाल
इत्यादि करेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब भिन्न भिन्न वस्तुएं ऊपर नीचे की हो तो आज का इस्तेमाल, और जब एक जैसी वस्तु कंटिन्यू चल रही हो वहां इत्यादि लगा करके लगाते हैं। यही उचित प्रयोग है आज और इत्यादि का। बाकी आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ना पड़े कि आज कहाँ लगता है इत्यादि कहाँ लगता है। और वैसे भी आज के समय में इतना कोई नहीं देखता, जहां आज आता है आज लगाओ इत्यादि लगाओ सब ठीक है, लेकिन जब उचित अनुचित की बात आती है तो एक ही संज्ञाओं के साथ आप लगाते हैं। यानी कई संज्ञाएं हो जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इस तरीके से अगर आए कई शब्द आए वहां आज लगाएंगे। अगर एक ही श्रेणी के संज्ञाएं आ रही हैं जैसे जातिवाचक की संज्ञा उदाहरण देते हैं तो जातिवाचक का जब उदाहरण देंगे तो वहां इत्यादि लगाएंगे। इसके अलावा और भी है, इसका अर्थ भी होता है आज का मतलब, वहां एंड नहीं होता। इसके अलावा और भी ऐसे हैं शब्द हैं, इसका भी वही मतलब होता है कि ऐसी ही वस्तुएं और भी हैं। इसीलिए हम उदाहरण के लास्ट में आज और इत्यादि लगाते हैं। हम देखें प्रारंभ और आरंभ का क्या मतलब होता है। प्रारंभ का मतलब आंशिक रूप से जहां से शुरुआत की जाए, अर्थात किसी के घर बन रहा है जो उसकी नींव पड़ती है वो प्रारंभ होता है, लेकिन जब काम जारी हो जाता है तो वो आरंभ कहलाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो मीन पॉइंट काम होने का जो पॉइंट होता है वो प्रारंभ कहलाता है, लेकिन जैसे ही काम आगे बढ़ता है वो आरंभ होता है। इसलिए किसी ने कहा कि जो प्रारंभ होता है एक ही बार होता है, काम के बीच में प्रारंभ दोबारा नहीं होता है। किसी ने कहा नहीं, प्रारंभ पहले आरंभ होता है फिर प्रारंभ होता है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रारंभ जो होता है मीन पॉइंट जहां से शुरुआत होती है, आंशिक रूप से प्रारंभिक अवस्था को ही हम प्रारंभ कहते हैं, उसी को आप जानिए। इसके अलावा आरंभ की क्रिया हमेशा चलती रहती है। और दूसरी चीज अगर खास यानी विशेष और सामान्य के अर्थ में देखें तो प्रारंभ जो होता है आपका विशेष अर्थ देता है, और आरंभ कंटिन्यू किसी काम को करने की क्रिया जो चलती रहती है वो आरंभ कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रारंभ और आरंभ आपने देखा। और एक पॉइंट और है, जैसे कहा जाए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, मैथ में भी इसका इस्तेमाल होता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 8 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि उसका जो मीन पॉइंट है वही प्रारंभ कहलाता है। स्टार्टिंग की जो आंशिक अवस्था होती है वो प्रारंभ कहलाती है, बाकी के सब आरंभ कहलाते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रारंभ एक आंशिक क्षण होता है, एक आंशिक पल होता है, उसके बाद आरंभ भी कहलाता है। अब निमंत्रण में क्या अंतर है। आमंत्रण यहाँ बहुत ही खास आपको समझना है कि आमंत्रण और आ से बना हुआ शब्द है। आ का अर्थ यहाँ पर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो आ का मतलब होता है पास, मंत्र मतलब बुलावा, और आ जो लगा हुआ है ये प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से आमंत्रण एक विशेष शब्द हुआ, किसी के पास जाकर उसको आमंत्रण देना और उसको अपने पास बुलाना वो आमंत्रण कहलाता है। जबकि निमंत्रण जो है ये सामान्य है, किसी को भी निमंत्रण भेज दिया, वो आपका आया, भोज खाया, आपसे मिला ना मिला तो कोई मतलब नहीं है, वो निमंत्रण में आया हुआ था। लेकिन आमंत्रण में ऐसा नहीं है। आमंत्रण का मतलब होता है पास बुलाना या पास बुलाया जाना। जब वो आपसे मिलता है तब वो सही माने में आमंत्रण कहलाता है। और आइए में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया होगा या आप जानते भी नहीं होंगे, बराबर लिखते रहते हैं कि सर गई कहाँ लिखे और गई कहाँ लिखे। तो ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है। अर्थात ये जो है क्रिया आप देखिएगा कि गए या गए गया, ये सारी क्रियाएं होती हैं, हमेशा क्रियाओं के साथ या का प्रयोग करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे वह गई, अर्थात अगर हम लिखे वह गई तो आपको सीधा सीधा या का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शब्द जाना जो है गया ये क्रिया है, गया गई इस प्रकार से क्रियाएं बनती हैं। अगर आपने यहाँ बड़ी का इस्तेमाल किया या इस प्रकार से आपने लिख दिया तो ये जो है थोड़ा सा रंग हो जाता है, यानी क्रिया के
क्रिया या के साथ बड़ी, छोटी या एक ही मात्रा लगाई जाती है। अगर इसकी बात करें, यानी बड़ी बड़ी का इस्तेमाल ऐसे जगहों पर करिए जहां कोई संज्ञा बनती हो। जैसे मिठाई, अगर आपको मिठाई लिखना है तो आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी लिखेंगे, ना कि मिठाई में आप या का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं ये गलत हो जाएगा। जबकि या का प्रयोग हम क्रियाओं के साथ करते हैं और इस शब्द का इस्तेमाल हम संज्ञाओं के साथ करते हैं। अगर और इसके अलावा बहुत सारे शब्द बनते हैं। लड़ाई, लड़ाई में ये वर्ड आएगा, यानी बड़ी आएगी। जबकि लड़ना जो है एक क्रिया है, तो क्रिया के साथ अगर बड़ी की मात्रा लगाई गई तो जाहिर सी बात है वो संज्ञा बन जाती है। अर्थात अगर हम लिखें लड़ाई तो यह एक प्रकार की संज्ञा हुई। अगर ये संज्ञा हुई, जबकि लड़ाया गया अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो ये आपकी क्रिया हो गई। अर्थात ये संज्ञा है और ये क्रिया है। जब भी क्रियाओं का इस्तेमाल हम करें तो वहां या का प्रयोग करें, और जहां संज्ञा का प्रयोग करें वहां बड़ी या छोटी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो अभिराम और अविराम, तो अभिराम का अर्थ क्या है और अविराम का अर्थ क्या है? अविराम तो आप समझ गए होंगे और अभिराम तो नहीं समझे होंगे। जबकि अविराम का जो अर्थ होता है वो सुंदरता से है, और अविराम का जो अर्थ है जिसमें विराम नहीं है, अर्थात जो लगातार चल रहा है। विराम का मतलब होता है पूर्ण विराम, लेकिन यहाँ अविराम है इसलिए पूर्ण विराम नहीं है। इसका मतलब होता है लगातार, और अविराम का अर्थ जो है वो सुंदरता से है। अर्थात दोनों के मीनिंग में आप फर्क जान गए होंगे कि अविराम का क्या अर्थ है और अविराम का क्या अर्थ है। अविराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। इस प्रकार से बच्चों आपने इन शब्दों के अंतर को बखूबी जान गए होंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब आपको इसे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हो तो कंफ्यूज भी मत होइए। जो मैंने बताया उसको उचित मान करके, सही मान करके आप उसका इस्तेमाल करो। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।